जनवरी की कड़ाकेदार ठंड और कोहरे के बीच गोपाल अपने मट्टन करी के ठेले पर अकेला खड़ा था। देख से लजीज खुशबू तो उठ रही थी, लेकिन सड़क पर सन्नाटा था। गोपाल उम्मीद से हर राहगीर को देखता, लेकिन ठंड के मारे कोई नहीं रुका। रात हो गई, पर आज उसकी एक भी प्लेट नहीं बिकी। हार कर अपनी खाली जेब और उतरे हुए चेहरे के साथ गोपाल ने ठेला समेटा और घर की तरफ चल पड़ा, जहां उसकी बेटी उम्मीद लगाए बैठी थी। पापा, आप आ गए। मैं कब से राह देख रही थी। आपके कपड़ों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो बहुत बिक्री हुई होगी ना? आपको याद है ना, परसों 26 जनवरी है। स्कूल में सबने तिरंगे वाले कपड़े सिलवाए हैं। क्या आप मेरे लिए पैसे लाए हैं? मुझे कल ही दर्जी को नाप देने जाना है। हाँ बेटा, याद है मुझे, पर आज ठंड बहुत ज्यादा थी मुन्नी। बाजार में कोई आया ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, एक भी ग्राहक ने ठेले पर पैर नहीं रखा। जो मटन बनाया था वो सब धरा का धरा रह गया। मतलब आज भी पैसे नहीं मिले? पापा, घर में आटा भी खत्म है। मुझे लगा आज आपकी दुकान अच्छी चली होगी तो हम रोटी खाएंगे। तू चिंता मत कर गुड़िया, धंधे में ऊंच नीच तो लगी रहती है। तू आज मेरा मटन करी ही खा ले। कल 25 तारीख है, लोग छुट्टी के मूड में होंगे। कल देखना, मेरा सारा मटन बिक जाएगा। कल मैं ढेर सारे पैसे लाऊंगा। हम राशन भी लाएंगे और तेरी वो तिरंगे वाली फ्रॉक का कपड़ा भी। आज थोड़ा सब्र कर ले। अगली सुबह गोपाल उम्मीद का दामन थामे बाजार पहुंचा। उसे अपना ठेला लगाने के लिए कच्चे मटन और मसालों की जरूरत थी, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। रहीम भाई, आज थोड़ा मटन और मसाले उधार दे दो। कल ठंड की वजह से एक भी ग्राहक नहीं आया, इसलिए हाथ तंग है। आज 25 तारीख है, बाजार अच्छा चलेगा। कसम से शाम तक पाई पाई चुका दूंगा। बस धंधा शुरू करने लायक सामान दे दो, वरना आज मेरा ठेला बंद रह जाएगा। अरे गोपाल भाई, तुम रोज यही कहते हो। पिछले हफ्ते का हिसाब अभी बाकी है। कल बिका नहीं तो आज क्या गारंटी है कि बिकेगा? देखो, उधार की दुकान बंद है। नगद लाओ और माल ले जाओ, वरना रास्ता देखो। यहाँ भीड़ मत लगाओ, मेरे पास और भी ग्राहक खड़े हैं। गोपाल का चेहरा फक पड़ गया। भरी बाजार में इस तरह खाली हाथ लौटना किसी तमाचे से कम नहीं था। वह सिर झुकाकर वहां से चल दिया। उसकी जेब में सिर्फ एक 50 का नोट बचा था, जिसे उसने बहुत बुरे वक्त के लिए छिपा कर रखा था। वह सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक लॉटरी स्टॉल पर पड़ी। वहां लिखा था, 26 जनवरी बम्पर ड्रॉ, रातों रात लखपति बने। इस 50 रुपए से ना तो इतना मटन आएगा कि ठेला लगे, और ना ही घर का राशन आएगा। अगर घर खाली हाथ गया तो मुन्नी के सवाल होंगे, और उसकी वो उम्मीद भरी आंखें मुझे जीने नहीं देंगी। क्या करूं? मेहनत ने तो साथ छोड़ दिया, क्या पता किस्मत साथ दे दे। मुन्नी की वो रेशमी फ्रॉक, वो तिरंगा, शायद यही एक रास्ता बचा है। भाई साहब, एक टिकट दे दो। ये मेरी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी है। बस ऐसा नंबर देना जो मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। ये आर या पार का सौदा है। दुकानदार, ये लो पैसे। ठीक है बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। घर जाने की हिम्मत न जुटा पाकर वह सीधे कोने वाली राशन की दुकान पर रुक गया। लाला जी, थोड़ा आटा और चावल दे दो। मुन्नी कल रात से भूखी है। आज धंधा नहीं हुआ, लेकिन कसम से परसों तक सारा हिसाब कर दूंगा। अरे गोपाल, तुम तो रोज का रोना ले आते हो। पिछले महीने का उधार अभी तक नहीं चुकाया और फिर आ गए। देखो भाई, आज नकद लाओ तो सामान मिलेगा, वरना अपनी दुकान कहीं और ले जाओ। लाला जी, ये देखो, मैंने आज ये लॉटरी खरीदी है। मेरा दिल कहता है कि इस बार मेरी किस्मत जरूर खुलेगी। जिस दिन इसका नंबर आएगा, मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। बस आज मेरी बच्ची के लिए थोड़ा राशन दे दो। वाह भाई वाह, घर में खाने को दाने नहीं और चले हैं नवाब लॉटरी खेलने। अरे इस कागज के टुकड़े की कीमत रद्दी के भाव भी नहीं है। मुझे ये लॉटरी मत दिखा, कुछ ठोस चीज है गिरवी रखने को तो बोल।
कुर्ते की अंदरूनी जेब से एक पुरानी कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी पुड़िया निकाली। लाला जी, ये मेरी मुन्नी की माँ की आखिरी निशानी है। सोचा था मुन्नी की शादी में उसे पहनाऊंगा। मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे रख लो, बस मेरी बच्ची का पेट भर दो। पुरानी है पर चांदी असली लगती है। ठीक है, इसके बदले हफ्ते भर का राशन मिल जाएगा। ला इधर। गोपाल ने कांपते हाथों से वो पायल दुकानदार को दे दी। जब उसने आटा और चावल का थैला उठाया तो उसे वो थैला उस पायल से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। उसने अपनी पत्नी की यादें बेच दी थी ताकि उसकी बेटी आज रात भूखी न सोए। लॉटरी के रिजल्ट का दिन आ गया। सुबह से ही आसमान काला था और तेज हवाएं चल रही थी। अचानक जोरों की आंधी आई और खिड़की का पल्ला जोर से खुला। गोपाल हड़बड़ा कर उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे याद आया कि उसने लॉटरी का टिकट कल रात खिड़की के पास वाली दरार में संभाल कर रखा था। उसने वहां हाथ मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। टिकट गायब था। मुन्नी, मुन्नी! या खिड़की पर एक पीला कागज रखा था। कहाँ गया? तूने देखा क्या? पापा, वो अभी बहुत तेज हवा चली थी। वो कागज उड़कर बाहर नाली की तरफ चला गया। मुझे लगा कोई रद्दी होगी। रद्दी शब्द सुनते ही गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नंगे पैर पागलों की तरह घर से बाहर भागा। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। हे भगवान, ऐसा मत करना। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो मेरी मुन्नी का भविष्य था। मैंने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी बेचकर वो उम्मीद खरीदी थी। मेरे साथ ऐसा खेल मत खेल मालिक। कहाँ गया, कहाँ गया? बारिश तभी बिजली कड़की और उस रोशनी में उसे नाली के किनारे एक पत्थर के नीचे दबा हुआ भीगा हुआ पीला कागज दिखाई दिया। और आज का बम्पर जैकपॉट 26 जनवरी का सबसे बड़ा इनाम जाता है टिकट नंबर 786 गोपाल दास को। गोपाल सन्न रह गया। भीड़ ने उसे घेर लिया। वह कीचड़ में सना खड़ा था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह मटन बेचने वाला गोपाल, जो कल एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, इस बारिश और कीचड़ के बीच खड़ा होकर अब करोड़पति बन चुका था। समय बदला और गोपाल की टूटी झोपड़ी अब एक आलीशान कोठी बन गई थी। लेकिन अमीरी के साथ गोपाल को गरीबी वापस आने का डर लग गया था, जिससे वह बेहद कंजूस और पत्थर दिल हो गया था। एक दिन उनका पुराना पड़ोसी रामू काका, जिसने बुरे वक्त में उनकी मदद की थी, इलाज के लिए पैसे मांगने आया। पापा, देखिए, रामू काका आए हैं। इनकी पत्नी बीमार है, चलिए इनकी मदद करते हैं। मुन्नी, तुम अभी बच्ची हो, दुनियादारी नहीं समझती। जब मैं ठंड में ठिठुर कर मटन बेचता था, तब तो कोई काका या चाचा मेरा हाल पूछने नहीं आता था। आज मेरे घर के बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी है तो सबको पुराने रिश्ते याद आ रहे हैं। तुम अंदर जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मैं निपटता हूँ इनसे। गोपाल बेटा, मुझे पहचान रहे हो ना? मैं रामू। बेटा, मैंने यहां आने से पहले 100 बार सोचा। शर्म आ रही थी कि कैसे हाथ फैलाऊं, लेकिन मेरी घरवाली अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 50,000 मांगे हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुम्हारे पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ है। अगर थोड़ी मदद कर देते तो मेरी सुहाग बच जाता। देखो काका, यहाँ खैरात नहीं बट रही। ये पैसा मैंने कीचड़ में लौट कर कमाया है। अगर सबको बांटता रहा तो कल फिर सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे वो गरीबी दोबारा नहीं देखनी। जाओ यहाँ से। रामू काका की बूढ़ी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने गोपाल को नहीं, बल्कि उस कोठी की ऊंची दीवारों को देखा और सिर झुकाकर खाली हाथ लौट गए। गोपाल ने अपनी दौलत तो बचा ली, लेकिन उस दिन मुन्नी की नजरों में अपने पिता का कद हमेशा के लिए छोटा कर लिया। 1 साल बीत गया। फिर से 26 जनवरी की सुबह आई। गोपाल ने अपनी कोठी की छत पर शहर का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने का इंतजाम किया था।
उसने मुन्नी के लिए विदेश से एक विशेष रेशमी ड्रेस मंगवाई थी। गोपाल तैयार होकर चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान लिए मुन्नी के कमरे की तरफ बढ़ा। गोपाल की नजर बिस्तर पर पड़ी। वह लाखों की कीमत वाली रेशमी ड्रेस वहीं लावारिस पड़ी थी, जैसे उसे किसी ने छूने से भी इनकार कर दिया हो। वह घबराकर कोठी की छत की तरफ भागा। मुन्नी, तुम यहाँ छत पर क्या कर रही हो? और ये क्या? हे भगवान, तुमने वो फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इसमें जगह जगह पैबंद लगे हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। जाओ, अभी जाकर बदलो इसे। पापा, इज्जत कपड़ों से नहीं नियत से होती है। आप यहाँ से नीचे देखिए। उस बस्ती में जहाँ हम कभी रहते थे, आज भी वहाँ सन्नाटा है। रामू काका के घर के बाहर भीड़ है। शायद उनकी पत्नी अब नहीं रही, क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सबकी अपनी अपनी किस्मत है मुन्नी। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं उस कीचड़ से निकल आया। उनकी किस्मत खराब है, वो वही है। तुम ये फालतू की बातें छोड़ो और नीचे चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने वो ड्रेस नहीं पहनी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जिद मत करो। पापा, मुझे शर्म इस फटी फ्रॉक में नहीं आ रही। मुझे शर्म उस रेशमी ड्रेस को पहनने में आ रही है, जिसे खरीदकर आपने अपनी आत्मा बेच दी। आज मैंने ये फटे कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आपको आईना दिखा सकूं। पापा, वो गरीब गोपाल जो अपनी पत्नी की निशानी गिरवी रखकर मुझे खाना खिलाता था, वो इस अमीर गोपाल से लाख गुना अमीर था। आप कहते थे ना कि आप गरीबी से डरते हैं। सच तो ये है पापा कि आप इंसान बनने से डरने लगे हैं। पापा, आपको याद है स्कूल में टीचर ने इस झंडे का मतलब बताया था? सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जब आप गरीब थे तो आपने अपनी चांदी की पायल का त्याग किया था, इसलिए तब आपका जीवन केसरिया था। बीच में सफेद है, जो सच्चाई का प्रतीक है, तब आप सच बोलते थे। और नीचे हरा है, जो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। मुन्नी, मुझे पाठ मत पढ़ा। मैं जानता हूँ झंडे का मतलब। नहीं पापा, आप भूल गए हैं। आज आपके पास सिर्फ नीचे वाला हरा रंग है, सिर्फ पैसा, सिर्फ दौलत। लेकिन वो ऊपर का केसरिया और बीच का सफेद हमारी जिंदगी से गायब हो गया है। जिस झंडे में त्याग और सच्चाई न हो, वो तिरंगा नहीं, सिर्फ एक रंगीन कपड़ा होता है। और जिस इंसान के पास दिल ना हो, वो अमीर नहीं, सिर्फ एक चलती फिरती तिजोरी होता है। मुझे मेरा वो पूरा तिरंगा चाहिए पापा। मुझे मेरे वो पुराने पापा चाहिए। मुन्नी के ये शब्द गोपाल के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसे अचानक अपनी वो रात याद आ गई जब वह कीचड़ में लॉटरी का टिकट ढूंढ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उस दिन उसने कीचड़ से टिकट तो उठा लिया था, लेकिन अपनी इंसानियत वहीं कीचड़ में छोड़ आया था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तू सच कह रही है मुन्नी, तू सच कह रही है। मैं अमीर बनने की दौड़ में इतना अंधा हो गया कि मुझे दिखाई ही नहीं दिया कि मैं अंदर से कितना कंगाल हो चुका हूं। मैंने रामू काका को भगा दिया। मैंने अपनी ही बेटी की खुशियों का सौदा कर दिया। मैं हार गया मुन्नी। तेरा ये बाप दौलत जीत कर भी जिंदगी हार गया। पापा, अभी भी देर नहीं हुई है। रामू काका अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। चलिए, आज हम वो काम करते हैं जो एक सच्चे अमीर को करना चाहिए। हाँ बेटा, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। ये रेशमी कपड़े, ये दिखावा सब झूठ है। असली खुशी देने में है, जमा करने में नहीं। चल, गाड़ी निकालनी है। नहीं, गाड़ी नहीं, आज हम पैदल जाएंगे, उसी बस्ती में, अपनों के बीच। गोपाल ने मुन्नी का हाथ थाम लिया। उसने कोठी का गेट खोला और उसी पुरानी बस्ती की तरफ चल पड़ा। उस दिन गोपाल ने शहर में सबसे ऊंचा झंडा तो नहीं फहराया, लेकिन उसने रामू काका के इलाज का पूरा जिम्मा उठाकर और बस्ती के हर भूखे को खाना खिलाकर इंसानियत का सबसे ऊंचा परचम लहराया।
मुन्नी की वो फटी हुई फ्रॉक उस दिन किसी भी रेशमी लिबास से ज्यादा चमक रही थी, क्योंकि उसके पिता ने अपना केसरिया रंग वापस पा लिया।